माननीय वैद्य प्रवीण जोशी सर से सादर निवेदन करना चाहती हूँ कि वह मंच पर आकर रक्त मोक्षण प्रक्रिया के विषय से हमें अवगत कराएं। वैद्य प्रवीण जोशी सर, एमडी आयुर्वेदा, राष्ट्रीय आयुर्वेद गुरु। आपने 20 लाख लोगों तक किफायती व सस्ते पंचकर्म पहुंचाए हैं। किफायती दवाइयां कल्प कार्यशाला का आयोजन किया है। छोटे गांव में 937 पंचकर्म शिविर का सफल आयोजन किया है। नमस्ते सब विद्यार्थीगण। मेरी पीपीटी दूसरे ने बनाई है, तीसरे ने भेजी है, चौथे ने यहाँ लगाई है। मेरे लैपटॉप से ही बना निकाल के लगाई है, लेकिन मुझे अभी तक मालूम नहीं कि उसमें क्या है, तो इसलिए उसके पीछे मत लगो। मैं जो प्रैक्टिकली जो अभी सर ने विषय निकाला है, ग्रंथों का, श्लोक पठन का, टीका का, तो उस पर थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट में जाऊंगा कि रक्तमोक्षण ये क्या है। पंचकर्म का जो पांच ही कर्म है, वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्तमोक्षण, उसमें बस्ती पूर्ण चिकित्सा है, रक्तमोक्षण आदि चिकित्सा है। आपने सबने सुना है, लेकिन ये प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन आप कब करते, कैसा करते, उसके ऊपर सब निर्भर है। और उसके लिए वो अवस्था आपको आनी चाहिए। और कोई भी चीज़ प्रैक्टिकली पेशेंट सामने आने के बाद आपको प्रोसीजर करना आना चाहिए। उसके लिए कुछ तो भी बेसिक कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। उस बेसिक कंसेप्ट के लिए कुछ बारीक बारीक चीज़ें जो मैं वहाँ पढ़ाता हूँ, ये अभी आपको दिखाता हूँ कि झगड़े जो है वो सबके है। वाग्वड़ बोलता है कि रंजक पित्त आमाशय में बनता है, यकृत प्लिया मुख्य स्थान है। इसमें और ऐड कर दूँ, मेदो धरा कला जो है उसमें स्थूल और सूक्ष्म अणुबस्ती, ये एक शब्द आया है कि जो मेदों के बाद में मज्जा धातु का पूरण करता है, फिर अस्थि का धारण करता है। ये रक्त की प्रक्रिया कैसी होती है, उसके हिसाब से आपको रक्त मोक्षण करते वक्त ये थोड़ा थोड़ा तो भी कम से कम बेसिक बेसिक चीज़ें ध्यान में आई तो काम हो जाता है। रक्त धातु से रक्त धातु की निर्माण कुछ सुश्रुत बोलता है कि दूसरे दिन, तीसरे दिन या पांचवें दिन में होता है, हमेशा चलती रहती है, चरक का कहना है। उसकी मात्रा भी आपको मालूम होना चाहिए, कितना खून निकालना है, इसलिए 8 अंजलि है। अग्नेय गुण प्रधान है, लेकिन उसके पांचों भौतिकत्व भी आपको मालूम है। सैद्धांतिक इसलिए ज़रा फास्ट जा रहा हूँ। विस्रता, द्रवता, रागा, स्पंदन, लघुता तथा, ये उसके पांच भौतिक प्रक्रिया है। अब ये स्पंदन का जब व्यान वायु से रिलेशन आएगा, रुद्रोग में ज़्यादा करके आता है, तब वो स्पंदन का वर्णन अपन आगे के पेशेंट आएंगे तब देखेंगे। उसका एक ही काम है, रक्त का जीवन। ये मामूली मामूली चीज़ है, लेकिन ये दिमाग में रख के आप उसको काम करेंगे तो बराबर समझ में आएगा। सुश्रुत बोलता है कि ये मांस की पुष्टि भी करता है, यानी रक्त की पूरा काम हो गया, रक्त का पूरा धातु बन गया है, तो उसके बाद में मांस बनने वाला है, तो मांस की पुष्टि करता है। उसका रक्त धातु का और क्या काम है, तो पूरण, वर्ण, स्पर्श, ज्ञान, ये कार्य वो अच्छे से करता है। दश प्राणायाम से एक है, यानी आप रक्त मोक्षण करते वक्त ये दिमाग में आपको रखना है कि ये दश प्राणायाम से एक है। रक्त सार आदमी कैसा है, जो आदमी रक्त सार होगा तो उसके लक्षण भी आपको तैयार मालूम होने चाहिए कि उसका कर्ण, अक्षि, जीवानाम, नासोष्ठ, ये जो प्राणी, पादतल, नख, ललाट, ये सब होने चाहिए। फिर आपको रक्त दुष्टि के कारण भी मालूम होना चाहिए, उसके भी रेफरेंस मैंने दे के रखे, क्योंकि अपने को बेसिक रक्त मोक्षण की प्रक्रिया में जाना है। रक्त दुष्टि के लक्षण ये भी आए, रक्त दुष्टि के विकार को भी रेफरेंस मैंने आपको वहाँ लिख के रखे, क्योंकि उसको डिटेल में मैं बाकी व्याख्यान में बोलता हूँ, लेकिन अपने को अभी टाइम में शेड्यूल और प्रैक्टिकली कुछ काम करना है, तो उसके सामान्य चिकित्सा रक्त की आपको आनी चाहिए। रक्त मोक्षण के बहुत सारे प्रकार आप ग्रंथों में पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहार में हम क्या ज़्यादा देखते हैं, एक जलौकाचरण देखते हैं और दूसरा जो है शिरावेद देखते हैं, सार्वधिक। तो उसलिए उसके भी प्रक्रिया में शस्त्रकृत, अशस्त्रकृत वगैरह जो है, उसके श्रृंग आला वो अभी तो मिलने वाला नहीं है, उसके लिए अपन उसके पीछे ज़्यादा लगेंगे। तो ये उसके आगे का जो काम है, रक्त मोक्षण कितना करना है, कब करना है, क्यों करना है, तो उसके लिए जैसे जनरल प्रैक्टिशनर के पास आप कुछ भी गए, जीपी के पास, वो क्या करता है,
तो आपको क्या क्या तकलीफ होती पूछ के एक स्वीट चुबा देता है, चल अभी एक कंपलसरी एंटासिड का तो भी इंजेक्शन देगा, एनाल्जेसिक तो भी देगा, कुछ तो कुछ देगा। खेड़े में तो एक इधर भी देता है और एक इधर भी देता है, 2 इंजेक्शन के डबल पैसे लेता है। तो वैसा हमारे को आयुर्वेद की प्रैक्टिस में सद्यो राग रुजा क्षमा तुरंत रिजल्ट चाहिए। तो रक्तमोक्षण जैसी चिकित्सा नहीं है। अभी रक्तमोक्षण से होता क्या है, तो अग्रे स्रवती दुष्टाश्रम कुसुम्बात इव पाव का ऐसा बोला है। अभी उसके ऊपर भी बहुत सारे झगड़े चलते हैं। ये इतना ही दिमाग में रखो कि हम रक्तमोक्षण कहाँ से कर रहे हैं। ज़्यादा करके रक्तमोक्षण शब्द में स्थिरावेद के बारे में बता रहा हूँ। तो ये हम वेन से कर रहे हैं ना, वेन में कौन सा ब्लड रहता है, अशुद्ध ही रहता है, उसको ही हम निकाल रहे हैं। तो कुसुम्बात वो पाव का इतना निकालते बैठना नहीं है। पेशेंट का बल, व्याधि का बल, रुग्ण का बल, और उसको कितना उपशय चाहिए। वात व्याधि वाला होगा, रुजा क्षमा करने के लिए आप रक्तमोक्षण कर रहे हैं तो कम मात्रा में करनी पड़ती है। यदि वही साइटिका को आप 60-70 ml खून निकालते जाते हैं तो उल्टा वो जोर से चिल्लाएगा, अरे अभी जो दर्द है उससे तो पहले अच्छा था, उससे 4 गुना ज़्यादा मेरा दर्द बढ़ गया। क्योंकि वायु धातु क्षयात को पार, यानी वहाँ आपने क्या किया, तो रक्त को धातु को निकाल दिया ज़्यादा, उल्टा उसका धातु क्षय होने से वात प्रकोप बढ़ गया। यानी कहाँ रक्तमोक्षण करना है वो प्रक्रिया भी आपको आनी चाहिए। इसलिए रक्त ये रोगों का अधिष्ठान है। अभी यहाँ आपका व्यवहार आता है। एलोपैथी के डॉक्टर के पास गए तो क्या करता है, पहले तुमको क्या तकलीफ होती पूछता है, बीपी चेक करता, स्टेथो लगाता है, जरूरत लगी तो जरूरत है नहीं है तो भी ईसीजी बीसीजी निकालता है। इतना करने के बावजूद तो बोलता है कि जा इतने इतने इन्वेस्टिगेशन करके ला, यानी हमको तेरे को तेरे शरीर में या खून में क्या क्या बढ़ा हुआ है वो खून में हमको चेक कर रहा है। फिर वो यूरिया, क्रिएटिनिन, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी टेस्ट, ऐसे अलग अलग जो भी उसकी ज़रूरत है उस हिसाब से टेस्ट करवाता है। ये टेस्ट किस में करते हैं, तो ये रक्त से निकालने वाले जो रक्त धातु है उससे निकालने वाले चेक टेस्ट करने वाली प्रक्रिया थी। वो जो रिपोर्ट आता है उस हिसाब से वो औषध देता है। यानी तो उसको वो पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स के ऊपर उसको ज़्यादा निर्भर रहना पड़ता है। अब ये सब मटेरियल कहाँ से आता है, तो ये सब खून में से निकलता है। यानी सबसे ज़्यादा शाखागत जो दोष है, शाखा रक्तादया त्वक्ष, ये जो शाखा मार्ग है, यहाँ दृष्टि जो है वो प्रायः रक्त प्रदोष विकारों में थी, या रक्त उसका अधिष्ठान रहता है। सब व्याधियों की धातुगत व्याधि जितने हैं उसका रक्त अधिष्ठान है। इसलिए रक्तमोक्षण उसकी प्रधान चिकित्सा है। ग्रंथोक्त जो संप्राप्ति होंगी, सामान्य चिकित्सा सूत्र होंगे, वो अलग रखो। प्रैक्टिकली प्रैक्टिस में अब भी आया और अब भी हम क्या कर सकते हैं, प्रधान चिकित्सा हमको थोड़ा सा खून। अभी लोगों को भी इतनी आदत है, आप उसको बोलते कि थोड़ा बाजू के केबिन में सो जा, तेरा खून चेक कर लेंगे। पहले ज़माने में हमारे वैद्य बोलते थे कि भाई आपको खून निकालना पड़ेगा, आपका खून काला है, खराब है, और ख़राब खून की हम चिकित्सा करेंगे। तो ये अभी हम वैसा नहीं बोलते। एलोपैथी वाले जैसे बोलते वैसे आपका खून चेक करना पड़ेगा। हम उसको निकालते हैं, जहाँ भी होगा, जानू संधि शूल होगा तो घुटने के पीछे से निकालेंगे, रुद्र से होगा तो इंद्र बस्ती मर्म के ऊपर नीचे से निकालेंगे, विश्वाची होगा तो कर्पूर संधि से निकालेंगे, सीरस शूल होगा तो मन्या इधर एक्सटर्नल जुगुलर वेन से निकालेंगे। उसको चेक करेंगे, वात दुष्ट है क्या, पुत्त दुष्ट है क्या, कफ दुष्ट है क्या। और उसका हमने एक फॉर्मेट बनाया है, उसमें प्राकृत पित्त के रक्त के लक्षण है, विस्तृता, द्रवता, रागा है क्या, उसके सामने टिक मार्क करो। वात प्रधान दुष्ट के लक्षण उसमें इस पेशेंट में दिख रहे क्या, उसके सामने पित्त दुष्ट, कफ दुष्ट। फिर नीचे हम कमेंट्स डालते हैं, उसका भी फॉर्मेट है, आगे मिल जाता है तो मैं आपको क्या दिखा सकता हूँ। और फिर हम कमेंट्स लिखते कि वात प्रधान पित्त दुष्ट रक्त, नीचे साइन करवा दिया, वो फॉर्मेट उस पेशेंट के हाथ में दे दिया, तो उसको लगता है चलो मेरा भी खून चेक करने के बाद अभी ये ट्रीटमेंट कर रहा है, तो उसको भी आराम लगता है और हमको भी सद्यो राग रुजा क्षमा मिल जाती है। और उसके साथ एक गोदंती की भी पूड़ी हम दे देते, अब भी क्या ये सामने गोदंती की पूड़ी खा ले, तो उसका वही रक्तमोक्षण से काम हो जाता है। लेकिन उसके समाधान के लिए गोदंती की पूड़ी ऊपर से पानी दवा खाने में दे दी, और जब तक दवाई बनती नहीं वो हमारे वैद्यराज पथ्यापथ्य दिनचर्या समझाते नहीं, तब तक तो बोलता है अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये आयुर्वेद की प्रैक्टिस आपको आनी चाहिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो 100% आपको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और वो कॉन्फिडेंस लेवल आपको आगे लेके जाता है। इसलिए अभी रक्त दृष्टि समझना कैसे, तो पेशेंट बहुत सारी चीज़ें खुद ही बताता कि मैंने आपको बताया कि घुटने के ऊपर या जैसा अंगूठी वात रक्त वाला पेशेंट आ गया आपके पास, कि भाई गर्म पानी डाला तो भी तकलीफ होती है, ठंडा पानी डाला तो भी तकलीफ होती है, तेल लगाया तो भी तकलीफ होती है,
लेप लगाया तो भी तकलीफ होती है, हो गया उसने निदान उसने करवा दिया है, शीत उष्ण स्निग्ध वृक्ष, कुछ फायदा नहीं होता, ये रक्त प्रदोषज है, बाकी कुछ सोचना नहीं, प्रधान वेदना वगैरह बाकी संप्राप्ति बाद में करना, पहले रक्त मोक्षण, ये हो जाता है तुरंत ट्रीटमेंट करने वाली प्रक्रिया। बाद में प्रोटोकॉल है कि कोई भी पेशेंट आए तो प्रभुते शोधनम, शेष दोष शमय, निदान परिवर्जन, फिर रसायन, फिर ऋतु शोधन, ये हमारा रूटीन प्रोटोकॉल जो हम बाद में उसको करते बैठेंगे। अब भी आए ना, अब भी क्या होता है, ये जो प्रक्रिया है ये नाना जी ने बिठाई थी, और इसकी वजह से क्या होता था, नंबर ऑफ पेशेंट टू पेशेंट ओपीडी बढ़ने का कार्यक्रम, ये इस तरीके के पंचकर्म आपको मदद करते हैं, इसलिए उसके तरफ आपको ध्यान देना है। अब ये करना है तो क्या करना है, रक्त मोक्षण करते वक्त क्या क्या कम से कम दोष कौन सा है, पित्त है क्या, वात है क्या, कफ है, रक्त दृष्टि उसमें है क्या नहीं, कौन से देश में हम कर रहे हैं, बल कैसा है, काल कैसा है। मैंने 100 ml निकाल लिया इसलिए तुम भी मेरे भरोसे पे 100 ml निकालने जाएंगे तो खड्डे में जाओगे। तुमको पेशेंट को ध्यान दे के सोचना पड़ेगा कि मुझे कितना करना है इसका रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो धातुपाक अवस्था टल सकती है। जैसे सर ने अभी बताया, ग्रंथि अर्बुद हो गया या विदृधि अचिरोत्थम अस्राविश्राव्यम, तुरंत तो आमावस्था में हम रक्तमोक्षण कर देते तो दूसरी धातुपाक अवस्था आती नहीं। एक्यूट अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट जब आते हैं, कब आते हैं, सवेरे के टाइम आते हैं, सब डॉक्टर लोग कितने बजे आते हैं आजकल, 10-11, कभी कुछ कुछ तो 12 बजे आते, फिर 7 से 12 बजे तक उनके पास कौन है, हम ही है। वो वहाँ से उठ के हमारे पास आते हैं, हमारा दवाखाना 7 बजे खुलता है, और पूछता है कि अभी बहुत पेट दर्द हो रहा है, लेकिन वो सोनोग्राफी और खून चेक करने को बोला है, सोनोग्राफी वाला 10 बजे आने वाला है, तो हम बोलते सो जा, यहाँ से रक्तमोक्षण करवा देते कर्पूर संधि से, बहुत अच्छा पहचान वाला को यहाँ से जलौका लगा देते, विद्रधि अंतर विद्रधि अभ्यंतर विद्रधि अपेंडिसाइटिस अचिरोत्थम आसरा विश्राम, पकवास तक टल जाती है। फिर मामूली त्रिफला को गुल 2-2 गोली 3 टाइम पत्ते दी गाढ़ा कामदुदा, रात को सोते वक्त कुछ अनुलोमन दे दिया, तो 5 दिन की ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हो गई, अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन टल सकता है। इतने इजी प्रक्रिया हमारे पास हम कर सकते हैं। ज़्यादा करके अमावस्था के कारण किया जाने वाला रक्तमोक्षण, इसलिए प्राय रक्तमोक्षण करते वक्त आमाशय रिक्त रखना नहीं है, कुछ तो भी खा लेना, मीठा खा के रक्तमोक्षण करते हैं। तो मधुर रस क्या है, आजन्म सात्म्यात कुरुते धातुनाम प्रबलम बलम, यानी आजन्म सात्म्य धातु को बल बढ़ाने वाला है, यानी वह अपतर्पण होने के चांसेस कम है। बाल वृद्ध शतक क्षीण सबको क्या क्या किसको किसको काम में आता है, वो पूरा मधुर रस का वर्णन है। उस तो भी मीठा खा के रक्तमोक्षण आप करवा देते हैं तो तकलीफ बहुत कम होती है। बहुत बार क्या होता है, हम गलतियाँ क्या होती है, तो रक्तमोक्षण हो गया यानी बहुत अच्छा, पूरी ट्रीटमेंट हो गई, रक्तमोक्षण एक शाखा शुद्धि हमने की, लेकिन रक्त ये क्या है, तो पित्त का आश्रय स्थान है, उद्भव स्थान क्या है, तो ग्रहणी यानी पश्चिमानाशय है। तो इसलिए रक्तमोक्षण के साथ साथ 5 दिन का स्नेहपान लेके उसका एक छोटा सा मृदु विरेचन या मध्यम विरेचन भी आप दे देते हैं, यानी रक्तमोक्षण आदि चिकित्सा है, लेकिन विरेचन उसके साथ आप तुरंत करवा देते हैं, तो वहाँ अपुनर्भवत्व प्राप्त होता है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि मैंने तो रक्तमोक्षण 3 बार किया तो भी फायदा नहीं हुआ। उद्भव स्थान की चिकित्सा कहाँ की, मैं रहता कहाँ हूँ, दुलिया में रहता हूँ, अभी कहाँ हूँ, दिल्ली में हूँ, इन्होंने डाटा इधर गुच्चुप बैठ गया, ये गए यहाँ से, तो वापस मैं मेरा काम जोरदार चालू कर दूंगा। यदि आप मुझे पकड़ के दुलिया भेज देते तो उद्भव स्थान की चिकित्सा करवा देते तो वापस मैं शाखा में तकलीफ दूंगा नहीं। ऐसा ही काम रक्तमोक्षण का आधा काम वो करता है, शाखा कोष्ठगति रक्तमोक्षण शुरू हो गए, लेकिन कोष्ठ को साफ करना जरूरी है, इसलिए रक्तमोक्षण के बाद में विरेचन करते तो 200% पुनर्भव प्राप्त होता है। रक्तमोक्षण ये अपतर्पणोक्त चिकित्सा है, इसलिए करते वक्त जो करने का तरीका है उसके तरफ, अभी काला ही आ रहा है खून, अभी काला ही आ रहा है, चलने दो, ऐसा नहीं करना है। रुग्ण का बल और व्याधि का बल देके भाई बहुत ज़्यादा दो रक्त दृष्टि है, तो अभी 40-50 ml आज निकाला है, 4-5 दिन और स्नेहपान कर, 5 दिन के बाद और अच्छी तरह सिरावेद करेंगे। ये प्रक्रिया उसमें आप कर सकते हैं। रक्तमोक्षण में ही ऐसा बताया कि वो दोषों को थोड़ा थोड़ा निकालो, उसको पूरा बड़े जबरे निकालेंगे। रक्तमोक्षण में जो सिरावेद है वो प्राय हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि जलव का क्या है, उस पर हर एक की अवस्था है। अवगाढ़ है जलव का सा, जलव का कहाँ लगानी है, तो अवगाढ़ रक्त जहाँ होगा वो। हमारे दिमाग में क्या बैठा है, सुकुमार है, पित्त प्रकृति है, अरे लेकिन उसको सार्वधिक रक्त दृष्टि है ना, वहाँ का जलव कितने जलव का लगाएंगे। जलव का सिर्फ 24 अंगुल तक काम करती है,
इसलिए 24 अंगुल तक अवगाढ़ रक्त होगा और उसको पश्चिमाना से उसका अच्छा होगा। सप्लाई नहीं है रक्त दुष्टि करने का तो भी जलव का काम करती है। इसलिए हर पेशेंट को आएगा और उसको जलव का ही लगाते बैठेंगे तो तुम्हारे 2-4 घंटे जलव का लगाने में निकालने में चले जाते और तो भी रिजल्ट नहीं मिलता। इसलिए शिरा सर्वांग शोधनती, शिरावेद क्या करता है, पूरे शरीर को शुद्धि करता है। इसलिए शिरावेद का कार्यक्रम व्याप ओपीडी लेवल में और व्यवहार में सबसे ज़्यादा हम काम करते हैं और उससे रिजल्ट भी हमको ज़्यादा मिलता है और इजी भी है। स्टरलाइजेशन का भी तरीका उसमें सब स्कॉर्पियन वगैरह भी अच्छे आते हैं तो आपको उस शिरावेद इजी हो सकता है। और सर्वांग शोधनती होगा, सर्वांग में दृष्टि है तो शिरावेद आपको कंपलसरी वही ज़्यादा अच्छा करना है। लेकिन वो करने के लिए क्या चाहिए, तो शिरावेद करने का तंत्र आना चाहिए। रक्तमोक्षण जब आप करते हैं वो तंत्र क्या है, जैसा मैंने बताया कि तेरा खून काला है खराब है इसलिए निकालता नहीं, खून चेक करना है और धीरे धीरे आदत डालो। हमने आदत डाली वात दुष्ट पित्त दुष्ट कफ दुष्ट, अभी कलर में से समझ में आ जाता है। वात दुष्ट रक्त वाला पेशेंट दिखता है तो हम तुरंत उसको पकवा से पूछते हैं। जैसे नाड़ी पकड़ के नाड़ी वैद्य देख बताते हैं कि नाड़ी में तेरे वात है तो फिर वात के सब लक्षण पूछते हैं। वैसा हम वात दुष्ट रक्त दिख गया तो पक्वाशय कटी शक्ति श्रोत्र अस्थि यहाँ कहाँ कहाँ गड़बड़ है। हम भी हमको नाड़ी नहीं आती होंगी तो भी नाड़ी पकड़ के हम बता सकते हैं उसको, तेरे कान में भी तकलीफ है तो बेचारा बोलता है हाँ ये कान मैंने तो नहीं बताया लेकिन आपको कैसे समझ में आ गया। तो कान ये वात का संचारी स्थान है तो वहाँ समझ में आता ही है उसको, यानी ये इम्पोर्टेंट है उसकी जो प्रक्रिया है उसे। इसलिए तंत्र आना चाहिए। रक्त शिरावेद करते हो अच्छी तरह तैयारी चाहिए, कभी वैजोवेगल शॉक में जाएगा गारंटी नहीं। इसलिए रक्त मोक्षण की तैयारी करो। इसका मतलब लक्ष्मीला सीतोपाले जैसा एक संतर्पण द्रव्य, सिर का स्काल्पेन स्पिरिट, ये सब अच्छी तरह तैयार करके अच्छी तरह माहौल करके रक्त मोक्षण करना है। लगे तो तुम्हारे पास हरे कलर का कापड़ होगा तो उसके ऊपर डालो जैसे ऑपरेशन करते हैं वैसा, उसी तरीके से करेंगे तो ही लोग मानेंगे कि हम शिरावेद अच्छा तरह कर रहे हैं। तो उस प्रक्रिया की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। मंत्र क्या है, तो शिरावेद करते वक्त वो पेशेंट को हमको हम बताते तेरा यहाँ से अभी खून चेक करेंगे, अभी वो बेचारा लेटा रहता है, खड़ा पेशेंट शॉक में गया तो समझता है कि यहाँ गिर जाता है, तो ये लेटा हुआ पेशेंट वैजोवेगल शॉक में गया तो ज़रा मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए उसको बीपी आप समझो सार्वदेहिक है तो यहाँ लगा के रखते हैं। लेकिन रक्त मोक्षण करते वक्त उससे बातें करते रहो, उसका डर निकालते जाओ। बातें दिनचर्या क्या है, तू क्या खाया था, आप क्या खाया था, तेरे को पाँव में दर्द है कि हाथ में दर्द है, आप कंटिन्यूस बोलते रहेंगे और वो भी पेशेंट बोलते रहेगा तो ये ठिकाने पे ऐसा समझना। दूसरा, उसके सामने ऐसी सीधे नीडल निकाल के उसको दिखाएंगे अभी तेरे रक्त मोक्षण करना है, वो नीडल देखेंगे तो बेचारा डरेगा ही ना। तो नीडल कभी दिखाना नहीं, उसको नीचे से धीरे से निकालना है, स्कालपेन भी बाजू में रखना है तो नीटरे भी ऐसा रखना है कि उसको दिखना नहीं चाहिए और उससे बातें करते रहो, दिखना नहीं चाहिए। अभी बिल्ली दूध कैसा पीती है, तो आंखें बंद करके पीती है। तो ऐसे जो जो डरे हुए अल्प सत्व वाले को शिरावेद करना है तो उसकी आंखों के ऊपर डायरेक्ट नैपकिन डाल दो और नैपकिन डालने के बाद उससे बातें करते रहो तो वो कुछ समझता नहीं क्या हो रहा है। दूसरी गलती क्या है, जो जो हॉस्पिटल में काम करते हैं उनको एक आदत रहती, पेशेंट को बोलते कि अभी तुमको एक सही चुभेगी है तो उसका पूरा कंसंट्रेशन उस सही चुभने की तरफ आता है और वो वेदना मन शरीर बाधा करानी चल जानी, वो मन पूरा उधर चला जाता है और ज़्यादा दर्द होता है उसको। बातें करते करते कब नीडल डाल दी उसको समझना नहीं चाहिए। इतना इजीली नीडल अंदर जाती है तो बेचारा कभी तकलीफ नहीं था, उसको समझता भी नहीं, आंखों के ऊपर घड़ी है, बातें कर रहे हैं और नीडल डाल दी, कब होगा मेरा रक्त मोक्षण, हो गया क्या, ऐसा पूछना चाहिए तो समझना आपका रक्त मोक्षण प्रॉपर हो गया। यानी ये मंत्र आपको आना ही चाहिए। बाकी सब तरफ कंजूसी करो लेकिन यंत्र यानी नीडल लेते वक्त वो प्रॉपर स्टैंडर्ड कंपनी की ही चाहिए, उसका एज प्रॉपर चाहिए। वो निकल अंदर जाते वक्त स्किन सबसे ज़्यादा सेंसरी नर्व्स के ऊपर नीडल स्किन के अंदर पहले डाल दो। ऊपर से तुमने बीपी आवर्स लगाया, नीचे से अंगूठे से टाइट करके रखो, सिरा बंदी हुई चाहिए ऐसा बताया, यानी हिलनी नहीं चाहिए। स्किन के अंदर एक बार चले गए कि फिर वेन ढूंढते बैठो कहाँ है वेन, फिर उसको एंगल दो और फिर अंदर डालो। डायरेक्ट मत डालना, डबल पंक्चर हो जाता है और फिर वो फूल जाता है, फिर रक्त मोक्षण निकालने के बाद काला चट्टा पड़ता है और फिर वो पेशेंट सब लोगों को दिखा के देता है यार मैंने रक्त मोक्षण किया था कुछ ऐसा ऐसा हो गया है। तो इसलिए वो नीडल डालने के लिए यंत्र तंत्र और मंत्र और कला प्रैक्टिस का भाग है। रक्त मोक्षण शिरावेद जितनी आप प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना आपको उसका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। आज भी कोई गारंटी नहीं कि कभी एक आधे को लिटा दिया
और 100% होगा, वो कभी भी अपनी फजीती कर सकता है। शीरावेद और वमन, ये दो चीज़ें ऐसी है, वो भी हालत खराब कर सकती है। तो इसलिए तैयारी करके उसको उसके पीछे लगना है, तो फिर त्रास नहीं। इसलिए उसका पूरा काम आपको आना चाहिए शीरावेद के लिए। प्रयोग भेद से ये जो श्रृंग जलऊ का, ये सब पढ़ने वाली चीज़ है मेरे दिमाग से। ये सब चरक सुश्रुत क्या बोलते हैं, वो जब आप गप्पे मारेंगे तभी इसके बारे में बताना। बाकी चीज़ों के बाद दो प्रैक्टिस में, शीरावेद और जलों का। अभी हमारे पास घटी यंत्र नहीं है, श्रृंग नहीं है, अलाबू नहीं है, लेकिन हमको वही करना है। एक विघर्षण करके एक चिकित्सा है, शेफाली का पत्र यानी और गोजीवादी पत्ता, ऐसे इससे भी विघर्षण यानी घिसने का काम करके और रक्त मोक्षण करते हैं। तो वो करना ही है, तो हमारे पास उसका भी तरीका है। कांच का ग्लास है, उसको आपको क्या करना है, श्रृंग के हिसाब से वात शमन। श्रृंग क्या करता है, वात दुष्ट रक्त में करना है। कांच के गिलास को घी लगाओ, प्रच्छान करो और फिर मेणबत्ती रख दो, फिर देखो उसको घी लगा के पोंछ लेना है, घी वहाँ रखना नहीं। तो स्निग्धता आ जाती है उधर, तो गया तुम्हारा। श्रृंग की जरूरत नहीं, कांच के गिलास से भी तुम्हारा। अभी वो कपिंग की नई पद्धति आई ना, पूरे लड़के खींच खींच के खून निकालते। खून कभी भी खींच के निकालना नहीं, वात प्रकोप होने के चांसेस ज़्यादा है। और व्यान वायु को तुम खींच रहे, और व्यान वायु क्या है, व्यानो रुद्धि स्थिता है, कृष्णम देहचारी महाजवा है। महाजवा यानी प्राण से भी गतिमान है। और प्राय सर्वा क्रिया तस्मिन, शरीर की पूरी शरीर क्रिया जो है वो ज्ञान के अधीन है। और फिर वो चक्कर आके गिरता है, तब दिमाग में आता है कि अरे मैंने इसे जरा ज़्यादा खींच लिया बोला क्या। तो ये ध्यान में रखना है कि हम जो कर रहे हो चिकित्सा, वहाँ व्यान वायु दिमाग पर रखना करना है। जलौका के भी प्रकार है, उसके पीछे लगना नहीं। कौन सा साहित्य तुम्हारे पास तैयार चाहिए, ये पूरा तुम्हारे पास मटेरियल तैयार चाहिए। और ये सब तैयार करके ही आपको रक्त मोक्षण का कार्यक्रम करना है। देख लो सब, हमने उसके लिए सब, उसके व्यापक की भी प्रक्रिया सब तुम्हारे पास थी है। और फिर आप उसका काम करते हैं तो आपको कोई प्रच्छान के लिए ब्लेड भी पास तुम्हारा एक किट ही चाहिए रक्त मोक्षण के लिए। तो पूरा किट तुम्हारे पास। अभी नागपुर में एक लाइव डेमोस्ट्रेशन हमने किया था, तब ये बॉक्स हमने बनाया था रक्त मोक्षण के लिए। ये सब टूर्निकेट से लेके सब चीजें तुम्हारे पास चाहिए, ये दिमाग में पक्का रखो। सद्यो राग रुजा क्षमा कैसे कैसे होती है, उसके तरफ ध्यान देना। ये जलौका का कार्यक्रम, श्रृंग अलाबू, प्रायः सर्वाधिक शिरावेद 15, 16 या 18 नंबर की नीडल से ही करना, तो अच्छा रक्त मोक्षण होता है। लेकिन शुरुआत शुरुआत में डर है, तो 20 नंबर, 22 नंबर जो भी आपके पास होंगी उसका इस्तेमाल करो। धीरे धीरे अच्छी तरह आपको याद आएगा, तब आप करो। रक्त मोक्षण में खाना खाने के अंदाजे आधा घंटे, कोई भी मीठा खिला दे तो आधा एक घंटे के अंदर कोष्ठ से तो शाखा में चले जाते हैं। तो हमको रक्त मोक्षण शाखा शुद्धि करनी है, तो वहाँ रक्त मोक्षण करवा दिया तो ज़्यादा फायदा उसमें ज़्यादा मिलता है। अभी कुछ बीमारियां हैं जिसका व्याधि से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो सिम्टम लेके तुम्हारे पास सिर्फ आता है कि मुझे चक्कर आ रही है बहुत दिनों से। सब डॉक्टर को हो गया चक्कर की ट्रीटमेंट। वर्टिगो, ये एक बहुत बड़ा काम है। कान नाक को गला घसा वाला न्यूरोलॉजिस्ट के पास भेजता है, न्यूरो वाला उसके पास भेजता है। वो बोलता है मेरा काम नहीं, मेरा काम नहीं, और पेशेंट बेचारा एक भ्रम के लक्षण में अटक जाता है। ये हमारे पास आता है तो हमने क्या करना है, भ्रम किसका है पहले ढूंढना है। यदि कफ क्षय वाला भ्रम होगा तो कफे भ्रमा, श्लेष्माशयानाम शून्यत्वम, रुद्रव और श्लत संहिता। वो क्या बोलेगा, चक्कर के साथ दर्द दर्द भी होती है, हाथ पैर ढीले पड़ते हैं कफक क्षय की वजह से। कहीं रक्त मोक्षण की जरूरत नहीं, इसको मीठा पाउडर या कोई भी संतर्पण द्रव्य दे दो हो जाएगा। अरुचि, उसमें वापिस यही देखना है, स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण, इससे फायदा नहीं होता है। रक्त प्रदोषाचे विकार है समझ के। अरुचि का कोई, अभी ये कोरोना काल में तो अरुचि और गंध जाने वाले कितने लोग थे। उसको वेदन से लेके रक्त मोक्षण से लेके प्रच्छान से लेके सब कर्म, अभी जबान के ऊपर भी वेदन किया, जबान के नीचे, तो भी उसके रिजल्ट तुमको बहुत अच्छे मिलते हैं। इसलिए अरुचि में शिरावेद या रक्त मोक्षण या वेदन जो भी आपके पास होगा, सब चीजें पेशेंट के आप हिस्ट्री लेते और कुछ भी समझ में आता, लेकिन वो चिड़चिड़ करते ही रहता है। अब ये चिड़चिड़ भी क्या है, तो रक्त प्रदोषाची दृष्टि ऐसा समझ के उसको सिर्फ पूछना है, तेरे को शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष कन्फर्मेशन हर बार ग्रंथ तो करने दिया है। और तो भी ये कर रहा है, ऊपर से बीबी ने नमक अच्छा डाला है तो भी बोलता है नहीं नहीं ऊपर से और नमक डालो, ये रक्त दृष्टि है।
उसको रक्त मोक्षण पहले करो, बाद में उसको पूछो क्या बाकी चीजें। तो इसलिए वो प्रक्रिया उसमें आती है। अपेंडिसाइटिस का मैंने अभी बता दिया। बहुत बार जीर्ण ज्वर के पेशेंट अपने पास आते हैं। एक्चुअली तो जीर्ण ज्वर की कंसेप्ट में वो आते ही नहीं, उसके पहले ही इन्वेस्टिगेशन बहुत सारे करने के बाद समझता नहीं कि बुखार किसके लिए आ रहा है। फिर वो एक उसको लेबल देते हैं, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, यानी उसको बुखार का कारण नहीं मालूम। हम उसको क्या बोलते हैं कि पहले रक्त मोक्षण करवा लो और उसके बाद में फिर आगे की संप्राप्ति उसकी बनाते बैठो, और उस हिसाब से उसका काम किया तो बराबर जाता है। सम्यक शिरावेद के लक्षण भी आपको आने चाहिए। दूसरा कॉमन रक्त मोक्षण का जो प्रकार आपको देखने को मिलेगा या जो आपको करना है, मेनोपॉज वाले लेडीज पेशेंट जब आपके पास आते हैं तो वहाँ मन की बेचैनी, मन क्या है उभारता कुर्त है और वो व्यान वही के साथ ही घूमता है, व्यान प्राण उसके समान है। यहाँ ज्यादा रक्तमोक्षण न करते हुए थोड़ा भी रक्तमोक्षण हम करवा देते हैं तो उसको वो जो मेनोपॉज की वजह से रक्त दृष्टि अंदर रहती है और वो बाकी धातुओं की दृष्टि करवा सकती है। रस रक्त क्षीणता, मांस में वृद्धि और अस्थि मज्जाक्षय, ये संप्राप्ति प्राय मेनोपॉज में घटती है। तो वहाँ आप थोड़ा सा भी रक्तमोक्षण आप उस पेशेंट का करवा देते हैं तो मन की बेचैनी कमी जाती। क्योंकि वो पेशेंट लक्षण लेके ऐसा था, वो मेरी तरफ टेढ़ी देख रही थी इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मेरी बात सुनी नहीं इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, मुझे रोना आ रहा है अभी, मुझे गर्म हॉट फ्लशेस यानी गर्म हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ है, मैं थक गई हूँ, पहले मैं इतना काम करती थी अभी मुझे काम नहीं। ये सब बातें उसकी शांति से सुन लेना, ये बातों में ही वो निदान बताती जाती है और उसी निदान में आपका हो गया कि अरे ये रक्त प्रदोष थोड़ा सा दिख रहा है, इसलिए उसको रक्तमोक्षण करना जरूरी है। प्रायः ऊर्ध्व चतुर्गत विकार थोड़े पुराने हो जाते हैं, जीर्ण हो जाते हैं, तो वो भी रक्त प्रदोष ही रहते हैं, इसलिए ऊर्ध्व चतुर्गत विकार में रक्त मोक्षण प्रधान चिकित्सा है। व्याधियों की बहुत सारी लिस्ट है, वो पीपीटी अलग है क्या वीडियो वाले? इधर की विश्वा है क्या? कहाँ है ये? रक्त मोक्षण ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है। यदि मूर्छा आती है रक्त मोक्षण के व्यापक में तो तुरंत रक्त मोक्षण रोकना है, हेडलो पोजीशन देनी है और उसको खुली हवा में करना है। बीपी कम होता है तो तुरंत सूक्ष्म लक्ष्य विलास यानी क्या, खड़ी शक्कर डाला हुआ लक्ष्य विलास सितोपल आदि काम तुझा देना है। वीडियो निकाल, बाकी लोगों को हम दिखा सकते हैं। सद्योतर्पण पंचकर्म में जैसे मंडप या विलेपी है, वैसा तर्पण संसर्जन का हम बताए जो वमन के व्यापद में ज्यादा करके आता है। तो सद्योतर्पण तुरंत तर्पण करने वाला क्या, तो फलों का रस है वो तुरंत दे दिया, बीपी बढ़ जाता है। घन तर्पण ऐसा दूसरा प्रकार वो तर्पण चिकित्सा उपक्रम में दिया है। घन तर्पण में क्या होता है, खरजूरादि मंथ मंथ कल्पना जी है, ये सब घन तर्पण। ये आपके पास तैयार चाहिए, पेशेंट चक्कर आके गिरेगा फिर खजूर ढूंढने जाएंगे तो फिर गलत हो जाएगा। खजूर मनु का अमसूल तुम्हारे पास तैयार चाहिए, पानी में 1 मिनट में घोलना है, गुड़ डालना है, दूसरे मिनट में उसको छान के उसको चम्मच चम्मच से पिलाना चालू कर देना है। पहले से लाओ, नीडल डालने के वक्त का कार्य। हाँ। ये बहुत पुरानी नहीं सुनने वाले भी, नए वाले भी, लेकिन ये डिस्प्ले पे नहीं उधर दिखना चाहिए। हाँ, ये वीडियो डिस्प्ले पे प्राय मैंने गड़बड़ी में मन्यागत रक्त मोक्षण वाले लाए। ये हमारी प्रभा एरेथ फाउंडेशन की स्पेशलिटी है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन में ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में हम प्राय रक्त शिरावेद करते हैं। अभी इतना रिस्क क्यों लेना है, वहां से क्यों करना है, तो ये उसके कारण बाकी तो सार्वधिक रक्त मोक्षण के चरक में भागवत में सबने बता के रखे कि आप गुरुद्र से होगा तो मैंने बता दिया, शिप्र मर्म बता दिया भागवत में भी और उस पर भी पूरे कहाँ कहाँ कौन सा शिरावेद करना है, कौन सी शिरा वेद्य है कौन सी अवैद्य, ये सब आ गया। यहाँ से क्यों करना है, तो यहाँ से रक्त मोक्षण करने से जो ऊर्ध्व चतुर्ग कान नाक गला आँख ये सब चीजों के तरफ आपको एक एक भी दिखाया तो भी चलेगा, डायरेक्ट नहीं होंगे तो इसलिए वहाँ नीडल डालने का तरीका सिर्फ आपको बताना मैं चाहूँगा। वैसे तो रक्त मोक्षण आप सब जो भी वैद्य है वो करते होंगे, लेकिन नीडल डालते वक्त जो प्रक्रिया है वो वहाँ उसके नीचे आर्टरी है, यानी ज़्यादा रिस्की हो, एक्सटर्नल जुगुलर वेन वाला है, तो उसमें नीडल डालते वक्त एंगल देना है लेकिन तुरंत सीधा करना है।
और वो सीधा करके तो पेशेंट में बराबर खून आता है कि नहीं आपको देखना चाहिए, उसका नीडल की तरफ आप ध्यान दो, कैसा डालते हो ध्यान। पीछे से वेन को अच्छी तरह सीरा बंदी हुई चाहिए, अच्छी तरह पकड़ के रखो। तो धीरे धीरे स्किन के ऊपर ही जाओ सुपरफिशियल, और धीरे से फिर उसको एंगल दिया अभी, और एंगल देने के बाद आ गया। डायरेक्ट वेन में कभी भी नीडल डालनी नहीं है, ये दिमाग में पक्का रखना है। आपने साइड से डालना है। यदि आपको शुरुआत में प्रैक्टिस नहीं है तो छोटी ये 20 नंबर वाली इस्तेमाल करो। ये व्यापक है, दिखा। अब ये लड़की ने इसको, ये क्या है फूला हुआ, ये डबल पंक्चर है, ध्यान में रखना। आगे जाओ तो तुरंत ऐसा ज्यादा निकल नहीं रहा तो उसको निकाल देना है, उसका वो पहले वाला पार्ट चाहिए अपने को, इधर इधर इधर। ये मोबाइल वाले बहुत तकलीफ देते हैं हमको दवाखाने में भी, इधर से उधर से वो मोबाइल डालते रहते हैं। अभी कुछ कुछ जगह एक्स्ट्रा जुगुलर वेद दिखती नहीं, फिर जजमेंट से उसको वो डालना पड़ता है उसको। अभी उसको ऊपर से भी आप नीडल डाल सकते हैं, नीचे से भी डाल सकते हैं। प्रायः हम ऊपर से नीचे ही डालेंगे, क्योंकि वहाँ का उसका जो प्रेशर है वेनस ब्लड का, वो इतना जोर से अपने को तकलीफ देता है और शॉक में पेशेंट जाने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। नीचे से भी ऊपर हम डाल सकते हैं, लेकिन बहुत बार अभी 18 नंबर के नीडल वाले जो होगा तो वहाँ वो नीडल नीडल इस्तेमाल करेंगे तो अड़थड़ा पैदा करती खांधे के ऊपर। अभी 18 नंबर वाली है, देखो साइड से डाला है, वहां से पकड़ के रखा है, फिर एंगल किया है, फिर वेन पकड़ी है। ऐसा धीरे धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस का भाग है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो बराबर। और ये अंगूठा छोड़ना नहीं है, सबसे बड़ी बात, ये छोड़ देते तो नीडल आगे भागती है, डबल पंक्चर इसमें और ज्यादा सब मन्या गति लाएगा। नहीं सर, है ना बाकी वाले भी। टाइम कितना है बताएं। जानो बेटा कर्पूर वाले क्या है अभी। संधिगत बात की चिकित्सा क्या है, स्नेह दाह रूपना, ये गुल्फ संधि का इसने निकाल दिया। गुल्फ संधि का भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, निडल डालते वक्त जो होंगे ना वही पता, तो उसमें जाता वही देना चाहिए। तो स्नेह दाह उपना, इतनी चिकित्सा है। एक जगह पे हमने बहुत सारे रक्तमोक्षण करते, एक बड़े इंस्टीट्यूट में एक टीचर ने उसको बोला ये सब गलत है, बहुत गलत तरीके से तुम जानू संधि शुरू में कभी रक्तमोक्षण करते हैं क्या। फिर मैंने तो जो लड़के ने मुझे बताया कि हमारे सर ने ऐसा ऐसा बताया, और रक्तमोक्षण के लिए उन्होंने, वो एमडी का काम करता था बहुत अच्छे बड़ी इंस्टीट्यूट में, उन्होंने आधा ही श्लोक सुना, शिरा स्नायु संदिगते प्राप्त, यानी उसने क्या बताया, शिरा स्नायु संदिगते प्राप्त, शिरा स्नायु संदिगत, इतना होने के बाद स्नेह दाह उपना, ये क्या है, ये विशेष चिकित्सा है, तो दिमाग में पक्का रखो। बहुत बार वात व्याधि पढ़ेंगे तो आर्दिते नावनम मूर्धनितलम, फक्त फेशियल पैरालिसिस 2 शब्दों में बागबट खलास करेगा क्या। वो बोलता है सूत्र स्थान में मैंने वातस्य उपक्रमा स्नेहा स्वेदा संशोधनम मृदु, मृदु शोधन करने को बोला है। वह मृदु रक्त मोक्षण आता है ना, और यहाँ शिरा स्नायु लिख के रखा है, यानी वागवट बोलता है कि मैं बुद्धिमान आदमी के लिए वागवट मैंने लिखा है, आप बुद्धिमान हो, आप शिरा स्नायु है तो रक्त मोक्षण करो, बिंदास करो, कुछ नहीं होता। ये उसका रेफरेंस इस तरीके से आता है। अभी किताब में जो दिया है वैसा रेफरेंस ढूंढने जाएंगे तो तुमको आएगा नहीं, मिलता भी नहीं उसका। इसलिए वह रक्त मोक्षण वहाँ क्या करता है, तो तुरंत वहाँ शूल एक लक्षण कम करता है, सद्यो राग रुजा क्षमा, शोध कम करता है। उसके बाद में फिर हम बाकी चीजें करते बैठेंगे। फिर वहाँ सिरा स्नायु ने लिगामेंट मिनिस कर एमआरआई करके करके वो आते ना हमारे पास में, तो वो क्या है, उसको हम उस तरीके से रक्त मोक्षण करते हैं तो उसका रिजल्ट हमको ज्यादा अच्छा मिलता है। ये कॉमन बीपी एपेटस लगाया है, 110 तक बीपी रखना है, यानी लेटा हुआ आदमी 110 बीपी एपेटस में, बीपी का 110 है, और तुमने नीडल डाली और वैजोवेगल शॉक में गया, डायरेक्ट 90/60 के अंदर गया, तो समझना ये गया काम से। तुरंत रक्त मोक्षण निकालो, हेड लो करो, नीडल निकालो और आगे का काम करना है। ये ध्यान रखने के लिए ये ऐसा कलर देखते, फिर वात दुष्ट के चल, हर एक को हम आदत डालते, फिर कॉन्फिडेंटली, जैसा हम वीएमएस में कॉन्फिडेंटली उत्तर लिखते हैं ना, आता नहीं होगा तो भी
कोई भी व्याधि के प्रकार कितने थे, वातज पित्तज कफज और सान्निपातिक, ठीक। वैसा ये रक्त मोक्षण का हम बताते कि तेरे को क्या दिखा, वात दुष्ट रक्त थे, लिख वात दुष्ट के कौन से लक्षण दिखे, पित्त दुष्ट के कौन, एखादे को प्राकृत लक्षण विकृत होता है तो भी वो लिखता नहीं, विस्तृता दिखी मुझे, द्रवता दिखी, रागा दिखा, लिख। लिख पहले 10-15 लिखने के बाद फिर उसको गलतियां दिखाते कि यार ये आपकी तरफ विस्तृता दिखा मेरे को, तेरे को कहाँ से गंध आ गया। फिर वो धीरे धीरे वो प्रैक्टिस करते करते वो कार्यक्रम उसका जम जाता है। ये कर्पूर का ही है। हाँ। और कोई है क्या? और ये धीरे धीरे जजमेंट एक बार आने लगा कि कहाँ वेन हो सकती है, तो बराबर आप उस तरीके से उसका कार्यक्रम आगे का। अभी ये मणिबंध संधि वाला है, कहीं भी वेन हमको दिख नहीं रही है, लेकिन हम फटाफट फटाफट उस तरीके से कर रहे हैं। ऊपर से बीपीआर प्लस लगा हुआ है, इसलिए प्रेशर भी अच्छी तरह आता है। हमारे पास एक से महीना भर लोग आते हैं, तो 1 से 15 तारीख कर, तो हमारे कंपाउंडर जो उसको बता के रखे कि पीले कलर की नीडल लेना है, 15 तारीख के बाद लाल कलर की नीडल लेना है। यानी जो 20 नंबर है वो पीले कलर की काल पेन रहती है, 18 नंबर को लाल कलर है। यानी पहले ही दिन 18 नंबर दे दिया तो फिर वो 100% आधा घंटा हमारा जाता ही है, फिर उसको पेशेंट को सेटल कर देगा। इसलिए वो कलर के हिसाब से उसका कार्यक्रम दिया। बोल आगे। और बस हो गया, जाने। अभी पक्षाघात में क्या होता है, सीरा स्नायु विशेषज्ञ, हम महीनों महीने उसको मॉलिश, स्नेहन स्वेदन, शयन स्वेदन, फिजियोथेरेपी, केमोथे आपले कोई और बाकी वाइब्रेटर स्टिमुलेटर देते रहते हैं। लेकिन वो सीरा स्नायु विशेषज्ञ स्नेहन किया, स्वेदन किया, उसको तुमने स्निग्ध किया, फिर वहाँ से जो स्रोतोरोध है वो हमने निकाल दिया, तो उसमें रिजल्ट जल्दी आते हैं, वेदना संवेदना जल्दी आती है, बधैर्य जल्दी कम हो जाता है, और फिर उसमें भी रिजल्ट आता है। पक्षाघात का प्रोटोकॉल बताता, सिर से लेके पाँव तक, शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोअभ्यंग, शिरो यानी पैरालिसिस वाला आयुर्वेद के हॉस्पिटल में पेशेंट रहता नहीं, ऐसा सबका कहना है। हमारे आईपीडी में पेशेंट नहीं रहता, ओपीडी में पेशेंट आ सकता है। आईपीडी में पेशेंट क्यों नहीं रहता, तो एलोपैथी वाले क्या करता है, एक सलाइन, दो नॉर्मल सलाइन का आते बराबर एक लगा देता, और सिस्टर को बता के रखता कि 20 ml बचा के और दूसरा लगा देना और तीसरा लगा देना। यानी नमक पानी यहाँ से लगाते रहता है, पेशेंट बेचारा कुछ तो भी लगा इसलिए सोते रहता है। हमारे हॉस्पिटल में भी है, हमारा जो आईपीडी, जब तक नाना जी थे तो हमारी यहाँ जो आईपीडी थी, तो उसको सवेरे 7 बजे से रात को 9 बजे पेशेंट को हम बिजी रखते थे। सवेरे क्या हुआ, नस्ते बस्ती स्वेदन हो गया, फिर नहा धो के तू तैयार हो जा, खाना पीना जल्दी खिला देते थे, खाने के 1 घंटा फिर शतपावली ऊपर करना है। उसके बाद में लेप तू, हम ही उसको लेप पका के देते थे, ये लेप तू लगाते बैठ। यानी उसको काम चाहिए दिन भर, हम एडमिट है और मुझे कुछ ना कुछ मेरे को हो रहा है। फिर वो लेप लगाना कैसा, धोना कैसा, उसके बाद में पोंछना कैसा, और उसके बाद में समझो घुटना हिलाना है तो उसको बोलना है 50 बार तो घुटना हिला। यानी वो बेचारा नापते रहता है, 1 2 3 4 50, यानी उसका उतना आधा घंटा चला जाता है। फिर 4 बजे उसको और दूसरा काम, जानू बस्ती लगा दिया, आधा घंटा 1 घंटा, तो कुछ चुप बैठेगा ही, वो जाएगा। अगर दिन भर वो बिजी रहता है, उसके साथ उसको देखने वाले 40-50 लोग तो सिर्फ दिन भर में आ जाते हैं, तो वो देखते हैं, और हर एक को कुछ ना कुछ चालू है, तो फिर क्या बोलता है, नहीं मुझे कल से आज अच्छा लग रहा है, आज से परसों अच्छा लग रहा है। यानी हमारे यहाँ आईपीडी का पेशेंट जैसे 7 दिन तक रहता है। स्पॉन्डिलोसिस वाला भी उसको हम प्रोटोकॉल बने 7-7 या 10 दिन के बाद घर पे छोड़ देते, वापस उसको बुलाते। उसकी वजह से क्या होता है, वो जो 40 लोग आते हैं ना, उसमें 20 लोगों को लगता है इसको अच्छा लग रहा है तो मैं क्यों नहीं आऊँ, और वो 20 की ओपीडी हमारी बढ़ जाती है। और उसको इस तरीके से वो बिजी रखेगा तो उसका माइंड भी, वो नहीं तो फिर अकेला सवेरे बस्ती स्वेदन हो गया, लिटा के रखा, तो गलती से कुछ ना कुछ खाते रहता है, कोई फल लाता है, कोई फ्रूट लाता है, और कुछ व्यायाम नहीं, कुछ नहीं, फिर 2 दिन तो वही बस्ती स्वेदन करते। पक्षाघात वाले को ज़्यादा करके ये रहता है। पक्षाघात की में अलग अलग प्रकार के स्वेदन करने, कभी रुक्ष स्वेद करवा दिया, कभी उपपिंड किया, कभी उपना किया,
यानी सिर से लेके पाँव तक जो हम उसका प्रोटोकॉल महीने भर का बना के रखेंगे तो पेशेंट टिकेगा, नहीं तो कैसा टिकेगा। और रिजल्ट भी उसी तरीके से, वेरिएशन आप अवस्था बदलती और चिकित्सा बदलती तो वेरिएशन भी उसमें अच्छा मिले। उसमें भी रक्त मोक्षण एक बहुत बढ़िया काम उस पेशेंट में करता है। अभी इसमें नीडल डाली लेकिन खून निकला नहीं, फिर वापस एडजस्ट किया, कहाँ जा रही है गड़बड़। कहीं भी गलती करना नहीं, जल्दबाजी करना नहीं, और नहीं हुआ तो कोई टेंशन लेना नहीं कि मुझे खून निकला नहीं, अभी क्या करूँ। उल्टा जोर से बोलना, बाकी लोगों से भी तेरा रक्त मोक्षण बहुत अच्छा हुआ, खून नहीं निकला तो। ये कंपलसरी ध्यान में रखना। हम इसी नीडल को समझो रक्त मोक्षण करने के बाद हमारा रक्त मोक्षण फंस जाता है तो उसका वेदन कहाँ दुख रहा है, ये तो पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहाँ दर्द हो रहा है बता, फिर वो बेचारा बताता है पिंडलियों के बाजू में मुझे ज़्यादा दुख रहा है। फिर उसको पिंडलियों के वही नीडल को काय को फेंकने का, उसको सीधा पकड़ते और वेदन के हिसाब से प्रिक करते ना अपन वैसा, बाद 10-15 बूंद खून निकाल नहीं देना है उसमें से। और उसको बाद में पूछ लेना है, अभी कहीं भी हम वेदन करते हैं तो शुलग्न है वेदन, संप्राप्ति भंग हो जाती है उतने तक तात्पुरती, उसके बाद में फिर काम बराबर हो जाता है। तो ये दिखने का, अभी ये जो कभी कभी पेशेंट डर भी जाता है और डरने के बाद भी ध्यान में रखता है। तो रक्त मोक्षण में आपको एक चांस बहुत हुआ तो दूसरा चांस, तीसरे चांस में पेशेंट आपको बोलेगा डॉक्टर आपको नहीं जमता होगा तो रहने दो, करो मत। इसलिए दो ही चांस लेना, तीसरा चांस लेना नहीं। उसको बोलना अभी बहुत अच्छा हो गया, कल तेरे को वापस बुलाएंगे, कल आगे का। ये व्यापद वाले भी हमने लाए, लेकिन उसके लिए वो मैं तैयारी उस हिसाब से, इसका क्या है वही है। अभी इधर का नहीं हुआ तो तुरंत तू इधर मानकर इधर से कर, ऐसा कभी करना नहीं। उसको बोलना अभी तो जाके आराम कर, अभी एक दवाई देंगे उसका काम कर, मान करो तेल लगा, 3 दिन के बाद तेरा बाकी बन जाएगा तो रक्त मोक्षण करेंगे। यानी सिर्फ अच्छा हुआ वो भी दिखाना नहीं। और एक और सिरावेद वाली थी, वो लेटे लेटे कैसी गिर जाती है, उसका एक वीडियो हमने निकाला, लेकिन अभी इस पे शायद नहीं हो। यानी बीपी एपरेटस के ऊपर हमने लगाया कि 110 से डायरेक्ट कैसा नीचे आ जाता है, मुंडी हिला देती है और मुंह में से पानी भी कैसा आना चालू हो जाता है, वो सब चीज़ें वो भी आपको देखना चाहिए, सिर्फ खून निकलता है इतना देखने के बजाय। अभी इसको तो उल्टा एक्सटर्नल जुगुलर वेन बाहर से दिख रही है तो भी इसको फायदा नहीं हो रहा है। अभी वमन का सीजन चालू है हमारे यहाँ, तो वमन के भी हमने प्राकृत वमन, अयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, सब प्रकार के उसकी प्रक्रिया निकाली है। नीडल कितने अंदर गई, यानी डालते वक्त कहाँ डालना चाहिए था, तो थोड़ा नीचे डालना चाहिए था, ऊपर डाल दिया, उसके लिए वो उसको टाइम लगा। और एक शॉक वाली नहीं है, नहीं लिया, ठीक है, बहुत हो गया, बंद करो। इसलिए रक्त मोक्षण ये ग्रंथोक्त आदि चिकित्सा है, लेकिन प्रैक्टिस में हमको प्रधान चिकित्सा है, उसको हम पहले इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद में बाकी का कार्यक्रम हम करवाते हैं तो ज़्यादा हमको फायदा उसमें मिल सकता है। मुझे लगता है टाइम हो गया होगा, तो मैं रुकता हूँ। कुछ प्रश्न होंगे तो आप पूछ सकते हैं, या कुछ करना है तो अपन बाद में फिर करेंगे, हाँ? सर, हम आपके आभारी हैं कि आपने अपना ज्ञान हमारे साथ बांटा और रक्त मोक्षण जैसी कठिन प्रक्रिया को इतने सरल तरीके से समझाया। अब हम डॉक्टर साहिल गर्ग सर से आग्रह करेंगे कि वो मंच पर आकर वैद्य प्रवीण जोशी सर को सत्कार प्रदान करें।